छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स पेपर 4th स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों के अध्ययन का जो टॉपिक होगा वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वैसे चैप्टर के रूप में यह चैप्टर है कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो पूर्व के क्लास में हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का अध्ययन किया था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और आज हम लोगों के अध्ययन का विषय होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का कैसे भुगतान करते हैं। डिविडेंड माने लाभांश, जिसे हिंदी में कहा जाता है। वैसे तो कंपनी अधिनियम में लाभांश की कोई स्पष्ट परिभाषा अलग से नहीं दी गई है, लेकिन हम लोग अपने भाषा में इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि डिविडेंड क्या है, क्योंकि किसी चीज को समझने से पहले यह तो जानना होता है कि आखिर वह है क्या। तो लाभांश का तात्पर्य कंपनी के लाभ के उस भाग से है जो कंपनी के अंशधारियों में बांटा जाता है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में या चर्चा कर चुके हैं कि जो लाभ का जो कुछ भाग होगा उसी को जो है चाहे रिजर्व के रूप में या संचय के रिजर्व संचय या प्रोविजंस करके या फंड्स के रूप में रखा जाता है। उसी का एक पार्ट है कि जो है, चूंकि कंपनी के मालिक तो अंशधारी ही होते हैं, तो वैसी स्थिति में लाभ प्राप्त करने का अधिकार उन्हें ही है। लेकिन पिछले चैप्टर में हम लोग देखे कि सिर्फ समूचे लाभ को सिर्फ अंशधारियों में लाभांश के रूप में ही न बांट दिया जाए, बल्कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए भी कुछ भाग रिजर्व करके या प्रोविजन के रूप में रखा जाता है। तो आज हमारे जो चर्चा का विषय है, चूंकि लाभांश का भुगतान का वितरण, तो वैसी स्थिति में हम लाभांश की बात करते हैं। तो उसके बारे में यही समझना है कि लाभांश का तात्पर्य कंपनी के लाभ के उस भाग से है जो कंपनी के अंशधारियों में बांटा जाता है, अर्थात विभाजन योग्य लाभ का वह भाग जो कंपनी के प्रत्येक सदस्य को देय होता है। सदस्य कौन? शेयर होल्डर। सदस्य जो होता है वो शेयर होल्डर को ही हम सदस्य कहते हैं, वही उसका सदस्य होता है। तो जो प्रत्येक सदस्य को देय होता है लाभांश कहलाता है। अब इस संबंध में विलियम पीकिल्स ने कहा है कि लाभांश कंपनी के लाभों का उसके सदस्यों के मध्य एक विभाजन, वही बात। और लाभांश तब तक नहीं चुकाया जा सकता जब तक कि लाभ न हो और लाभांश की घोषणा न कर दी जाए। अब इसमें दो बातें हैं कि लाभ होना चाहिए और दूसरा कि उसकी घोषणा होनी चाहिए। आगे हम लोग अब देखेंगे इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है देखेंगे, वहां पता चलेगा कि कौन इसका घोषणा करेगा, कैसे इसकी घोषणा होती है और सारी बातों की जानकारी हम करेंगे। अभी चूंकि लाभांश पर हम लोग बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाभांश के बारे में अच्छी तरह पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आगे हम लोग देखें इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो कानूनी प्रावधान है लाभांश के भुगतान के लिए, उसके संबंध में उस पर हम लोग जो है अब ध्यान दें। तो एक कंपनी यदि इसके अंतर्नियम द्वारा अधिकृत हो तो प्रत्येक अंश पूंजी पर प्रदत्त राशि के अनुपात में लाभांश दे सकती है। यह
कंपनीज एक्ट सेक्शन 51 में कहा गया है। उसी आधार पर कंपनी एक्ट के टेबल 1 के अंतर्नियम 80 से 88 में लाभांश घोषित करने एवं भुगतान करने संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? कंपनी एक्ट के टेबल 1 के अंतर्नियम 80 से 88 में लाभांश घोषित करने एवं भुगतान करने संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग उन नियमों की चर्चा हम लोग यहाँ कर लें कि वे क्या नियम हैं। तो वे नियम निम्नलिखित हैं। पहला है कि लाभांश की घोषणा कंपनी की सामान्य सभा में की जानी चाहिए तथा लाभांश की राशि संचालक मंडल द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यह ध्यान रखना है कि लाभांश की जो घोषणा है वह कंपनी की सामान्य सभा में की जानी चाहिए कि हाँ अब लाभांश देना है। तो सामान्य सभा में शेयर होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन कहता है कि लाभांश की राशि संचालक मंडल द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक। लेकिन संचालक मंडल जो सिफारिश करेगा संचालक मंडल की मीटिंग में, तो उतना ही वही लाभांश होना चाहिए। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि लाभ का समूचा भाग लाभांश के रूप में वितरित नहीं करना है। इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, विस्तृत चर्चा किए हैं हम लोग पीछे। तो इसलिए लेकिन सिर्फ इतना ही जाने हम जानकारी के तौर पर हम लोग कि सब लाभ पूरे लाभ को लाभांश के रूप में नहीं दे देना है अंशधारियों को, बल्कि उसमें से कुछ व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, भावी योजनाओं को बनाने के लिए भी रिजर्व करके या उसका प्रोविजन होना चाहिए। और इसके बाद एक समुचित राशि जो कि उचित हो, ऐसा नहीं कि उसके अंशधारी द्वारा, क्योंकि अंशधारी के द्वारा खरीदे गए अंश ही जो होते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके द्वारा जो इन्वेस्ट किया हुआ राशि हो उसके ब्याज से भी कम उसे लाभांश मिले। तो यह ध्यान रखना है, खास करके जब लाभ होता हो तो वैसी स्थिति में। दूसरा है कि संचालक मंडल द्वारा उचित समझे जाने पर कंपनी के लाभों को ध्यान में रखकर समय समय पर अंतरिम लाभांश के भुगतान का निर्णय भी लिया जा सकता है। अब जैसे लाभांश तो आपको प्रतिवर्ष आप दे रहे हैं, कभी कभी होता है इंटरिम डिविडेंड होता है। तो कभी कभी जो है अगर संचालक मंडल द्वारा जो है अगर उचित समझा जा रहा है कि नहीं देना चाहिए, लाभ पर्याप्त लाभ है, तो ऐसी स्थिति में इंटरिम डिविडेंड की भी व्यवस्था है, वो भी दिया जा सकता है। तीसरा है कि संचालक मंडल द्वारा लाभांश की सिफारिश के पूर्व विभाजन योग्य लाभों में से किसी भी राशि का संचय अथवा संचयों से अंतरण किया जा सकता है। अंतरण में मीन्स ट्रांसफर कर रहा है कि इनकी सिफारिश के पूर्व भी विभाजन योग्य जो लाभ हैं उसमें से किसी भी राशि का संचय अथवा संचयों में अंतरण किया जा सकता है। चौथा है कि विशेषाधिकारी प्राप्त व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभांश का भुगतान अंशों की चुकता राशि के अनुपात में किया जा सकता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें भी कंपनी अधिनियम या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो है ऐसी व्यवस्था रहती है कि ये विशेषाधिकारी हैं, इनको विशेष रूप से जो है डिविडेंड दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो उनको दिया जा सकता है। इसमें पूर्व प्राप्त याचनाओं की राशि को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पांचवा है कि संचालक मंडल द्वारा सदस्य को देय लाभांश की राशि में से अंशों पर याचना अथवा अन्य किसी रूप में बकाया राशि कम की जा सकती है। अब यह ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एक तरफ आपको देना है
सदस्यों को या शेयर होल्डर्स को लाभांश, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स पर कुछ अभी याचना बाकी हो, न की गई हो। ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी चाहे, उसके संचालक मंडल चाहे तो जो है वह राशि उसमें से घटा सकते हैं और उस राशि को कम कर सकते हैं। उनको कम देंगे क्योंकि उनसे लेना एक बार लेना है और उनको देना है, तो उससे अच्छा है कि मान लीजिए कि जो उनसे वापस लेना है वह यहीं पे घटा दिया जाए। यही ध्यान रखना है, यही बताया जा रहा है। छठा पॉइंट है कि अंशों के संबंध में नगद देय लाभांश का भुगतान चेक अथवा डिविडेंड वारंट द्वारा अंशधारी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। यह ध्यान रहे कि अंशों के संबंध में जो नगद देय लाभांश का भुगतान है वह चेक या डिविडेंड वारंट द्वारा अंशधारी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। अब यह व्यवस्था, और दूसरा उसमें है कि संयुक्त अंशधारियों की दशा में अंशधारियों के निर्देशानुसार तथा निर्देश के अभाव में उस संयुक्त अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिए जिसका नाम सबसे ऊपर हो। अगर कई लोग मिलकर के शेयर खरीदे हैं ना, वो तो उन्हीं को संयुक्त अंशधारी कहा जाता है। तो अगर ऐसा है कई लोग हैं शेयर होल्डर में, तो जो जिसका पहला नाम है उसे जो है उसको भेजा जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि अब आजकल व्यवस्था ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो इनके माध्यम से यहाँ उद्देश्य सिर्फ यही है कि उसी व्यक्ति को मिले वह जिसको की भेजा जा रहा है या जो शेयर होल्डर हो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के पास वो पहुंच जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आजकल तो अब नेट बैंकिंग के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस, कई तरह के तरीके हो गए हैं। तो अब उसमें जो भी तरीका उपयुक्त लगे। सातवां है कि संयुक्त अंशधारियों की अवस्था में कोई भी अंशधारी लाभांश प्राप्ति की रसीद दे सकता है। यानी जो प्राप्त कर लिया उनमें से मान लिया जाएगा कि हाँ सभी ने प्राप्त कर लिया। आठवां, लाभांश घोषणा की सूचना अधिनियम में दी गई तिथि के अनुसार अंशों के स्वामियों को देना आवश्यक है। कह रहे कि लाभांश घोषणा की सूचना जो है अधिनियम में जो दी गई है तिथि की, हाँ इस समय घोषणा होगी, तो उसके अनुसार अंश के जो स्वामी हैं अर्थात अंशधारी शेयर होल्डर, उनको सूचना देना है। नौवां, लाभांश पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, अर्थात लाभांश में अगर थोड़ी देर होती है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई तुरंत जो है कंपनी को या उसके जो संचालक मंडल हैं उनको तुरंत सूचना देना होता है, और लगभग उसके लिए एक समय सीमा बनाई गई है जिसका अध्ययन हम लोग कर भी चुके हैं कि 30 दिन के अंदर जो है उसके पास जो है उसे भेज देना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें प्रावधान ब्याज देने का प्रावधान नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके अलावा ये क्या थे, स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके अलावे कुछ और भी प्रोविजंस हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे कि लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में अन्य वैधानिक व्यवस्थाएं अथवा प्रावधान निम्न है। पहला है कि विभाजन योग्य लाभों में से लाभांश की घोषणा। अब यहां ध्यान देने जो बात है, क्योंकि विभाजन योग्य जो लाभ है अर्थात जो प्रॉफिट और प्रॉफिट का भाग, तो उसी को कह रहा है कि विभाजन योग्य लाभों में से लाभांश देने की। तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं लाभांश का भुगतान विभाजन योग्य लाभों में से ही किया जाता है। यह लाभांश चालू वित्तीय वर्ष के लाभों में से अथवा गत वर्ष के संचित लाभों में से घोषित किया जा सकता है। अब या तो जो चालू वित्तीय वर्ष है इसके लाभ में से, अगर मान लीजिए इसमें लाभ पर्याप्त नहीं है और हम डिविडेंड अधिक है, तो वैसी स्थिति में गत वर्ष के जो संचित लाभ
कुछ रखे गए हैं अनडिवाइडेड प्रॉफिट, उसमें से घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम लाभांश की गारंटी प्रदान करने पर, अगर गारंटी प्रदान करने पर गारंटी से प्राप्त होने वाली राशि से घोषित किया जा सकता है। अब ऐसा भी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने एक न्यूनतम लाभांश की गारंटी दी हो कि नहीं, जो है प्रत्येक कंपनी को इतना न्यूनतम लाभांश मिलना है, या सरकारी कंपनी ही हो तो उसको जो है इतना देना है, वो लाभांश आपको देना है हर हाल में, चाहे आपको लाभ हो या आपको लाभ न हो। तो अगर ऐसा है तो उसमें से जो राशि है उसमें से घोषित किया जा सकता है। दूसरा इसका है कि लाभांश वितरण से पूर्व ह्रास की व्यवस्था। अभी ध्यान देने योग्य बात है कि जो लाभांश वितरण किया जाए, ऐसा नहीं कि लाभ का पूरा हिस्सा जो है लाभांश के रूप में ही वितरित कर दिया जाए। तो वही कह रहा है कि लाभांश वितरण से पूर्व ह्रास की व्यवस्था। ह्रास क्योंकि लाभ में से ही ह्रास की भी व्यवस्था की जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है डिप्रिसिएशन फंड। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को लाभांश के वितरण से पूर्व अनुसूची 2 के प्रावधान के अनुसार ह्रास की व्यवस्था करना आवश्यक है। तो जो है उस अनुसूची 2 के प्रावधान के अनुसार ह्रास की व्यवस्था करना पड़ता है। तीसरा है कि लाभांश का नगदी में भुगतान। साधारणतया लाभांश का भुगतान केवल नगदी में ही किया जाना चाहिए, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें नगद भुगतान आवश्यक नहीं है, अन्य तरीकों से भी भुगतान किया जा सकता है। वे परिस्थितियां निम्न हैं। पहला, लाभों का पूंजीकरण करने पर। दूसरा, लाभांश पूर्ण चुकता अंशों के रूप में निर्गमित करने पर। तीसरा, कंपनी के सदस्यों के अंशों पर अदत्त राशि का भुगतान करने पर। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये परिस्थितियां हो, लाभों का पूंजीकरण करने पर, या लाभांश पूर्ण चुकता अंशों के रूप में निर्गमित किया जा रहा हो, या कंपनी के सदस्यों के अंशों पर अदत्त राशि का भुगतान अगर किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में नगद न दे करके इस ढंग से भी हो सकता है। ये भी ढंग है। चौथा हमारा है कि लाभांश की घोषणा एवं दर का निर्धारण। अंतिम लाभांश की घोषणा संचालक मंडल की सिफारिश पर कंपनी की सामान्य सभा में ही की जाती है। अब यह ध्यान देना कि संचालक मंडल सिफारिश करेगा, और यह जो है अंतिम जो लाभांश की घोषणा जो है वह कंपनी की सामान्य सभा में, माने जनरल मीटिंग में ही किया जाता है, तथा इसके दर की घोषणा संचालक मंडल की सभा में होती है। पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि वो जो संचालक दर माने लाभांश दिया जाए इसकी घोषणा, माने समय की घोषणा, वह घोषणा जो होगी वह जनरल मीटिंग में, और किस दर से लाभांश दिया जाएगा इसकी घोषणा डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होगी। कंपनी के सदस्यों को संचालक मंडल द्वारा सिफारिश की गई लाभांश की दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, अर्थात जो दर तय कर देगा संचालक मंडल, उसी दर पर लाभांश का भुगतान करना है। पांचवां, लाभांश का भुगतान। लाभांश का भुगतान केवल रजिस्टर्ड अंशधारियों को अथवा उनके द्वारा निर्देशित व्यक्तियों को अथवा उनके बैंकरों को ही किया जाना चाहिए, अर्थात सबको नहीं। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हों उन्हें ही किया जाता है लाभांश का भुगतान, या तो उनको डायरेक्ट करते हैं या उनके द्वारा निर्देशित जिनको उन्होंने अधिकृत किया हो उन्हें करते हैं, या उनके बैंकर मीन्स कि उन्होंने पहले से ही अपना अकाउंट नंबर दे दिया है कि इस अकाउंट नंबर
में जो है आप भुगतान कर दीजिएगा और अपने अकाउंट का प्रमाण उन्होंने दे दिया है कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट है और आप इस अकाउंट में राशि डाल देंगे तो वह मेरी ही राशि मानी जाएगी, मेरे द्वारा ली गई मानी जाएगी। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि भुगतान इस तरह होना चाहिए। छठा है कि भुगतान की अवधि। अब बात करते हैं हम लोग की क्या, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा लाभांश को, जिसमें अंतरिम लाभांश भी सम्मिलित है, 5 दिन के भीतर एक पृथक खाते में जमा करना आवश्यक है। मैंने कहने का मतलब कि लाभांश की जब घोषणा हो गई तो उस राशि को ऐसा नहीं कि फिर कंपनी उससे अन्य कार्य करे, उसको तुरंत 5 दिन के भीतर एक अलग पृथक खाते, माने अलग एक खाते में जमा कर दे, माने उसको हटा दे, उसको बिल्कुल उसके लिए लायबिलिटी है, वो उसका अपना नहीं है, उसे अंशधारियों को देना है। यह दिमाग में रहना है कि वो 5 दिन के अंदर आवश्यकता था, इसका भुगतान भी 30 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। अर्थात जब मीटिंग हो गई, तय हो गया, तो 5 दिन के अंदर उसका अकाउंट अलग करना और 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के भीतर ही उसका अंशधारियों को भुगतान कर देना है, इससे अधिक नहीं। अगर इससे अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संचालक मंडल या जो इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सजा का भी प्रावधान है। यह भी ध्यान में रखने लायक है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा अंशधारियों के हितों को ध्यान में रख करके किया गया है कि ऐसा नहीं करने पर अंशधारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मनमानी करने लगेगा। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि जो है इसको 5 दिन के भीतर पृथक खाते में रखना है और 30 दिनों के भीतर जो है इसका भुगतान करना है। 30 दिनों के भीतर अगर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा इस संबंध में अधिपत्र जारी न करने पर प्रत्येक दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष की साधारण कारावास एवं त्रुटि की अवधि तक 1000 रुपया प्रतिदिन तक अर्थदंड लगाया जा सकता है तथा त्रुटि की अवधि के लिए अंशधारी को 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि अगर 30 दिनों के अंदर लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में जो इसके लिए दोषी होंगे उन्हें 2 वर्ष का कारावास या अधिनियम में है, या अधिनियम द्वारा निर्धारित किया हुआ है कि 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं त्रुटि की अवधि तक, अर्थात जिस दिन घोषणा हुई है और उससे लेकर के जब तक की भुगतान नहीं की, 30 दिन तक तो कह रहा है कि 30 दिन तक तो वो मान्य अवधि है, लेकिन उसके बाद तो वही तब से लेकर के और आगे तक जो है प्रत्येक दिन 1000 रुपया फाइन है और इतना ही नहीं फाइन लगाया जाएगा, वो तो उन पर हो गया, और साथ ही अंशधारी को 18% वार्षिक ये ध्यान रहे। मान लीजिए अगर 60 दिन तक इन्होंने देरी किया तो 60 दिन का निकालेंगे वार्षिक के आधार पर, तो वो जो है साधारण ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। क्योंकि पहले हम लोग पढ़ ली कि नहीं ऐसे सामान्यतया देर होने पर, मान लीजिए मीटिंग ही नहीं, घोषणा ही नहीं ना, संचालक मंडल द्वारा उसका दर नहीं निर्धारित हुआ, तो वैसी स्थिति के लिए नहीं, लेकिन अगर हो गई घोषणा मीटिंग में तो उसके बाद देर नहीं करना है, यही ध्यान रखना है। 7वां है कि संचय में से लाभांश। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, और इसे संचय तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि संचय में है कि वह उसमें सामान्य संचय और विशिष्ट संचय, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व। तो अब यहाँ जो है तो उसका संचय तो अलग कार्यों के लिए होता है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कभी जो सामान्य संचय होता है उसमें उससे कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है
कि लाभ कम है या आवश्यकता महसूस होती है तो उससे भी तो वही चीजें हम बता रहे हैं। 7वां पॉइंट जो हमारा है वह है कि संचय में से लाभांश। कंपनी के पास पर्याप्त लाभ उपलब्ध न होने पर कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 के नियमों के अनुसार फ्री रिजर्व में से लाभांश का भुगतान कर सकती है। फ्री रिजर्व वही जनरल रिजर्व, तो फ्री रिजर्व में से लाभांश का भुगतान कर सकती है। 9वां पॉइंट है कि अंकित मूल्य पर लाभांश। अब ध्यान हम लोग ये देना है कि उसका अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अंशों के अंकित मूल्य पर ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे होता है कभी कभी कि प्रीमियम पर भुगतान होता है या डिस्काउंट पर भुगतान होता है, तो ऐसा नहीं, सिर्फ जो उसका फेस अंकित मूल्य, मतलब अंग्रेजी में इसे कहते हैं फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पर ही भुगतान किया जाएगा। आर्टिकल्स द्वारा अधिकृत होने पर कंपनी द्वारा अपने प्रत्येक अंश पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में भी लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। अगर कहने का मतलब है कि अगर अंतर नियम अधिकृत करता है तो कंपनी जो है अपने प्रत्येक अंश पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में भी लाभांश का भुगतान कर सकती है। वो तो आर्टिकल पर है। तो ये हुए जो अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग डिविडेंड का पेमेंट कैसे होता है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने जो भी प्रयास किया अगर आपकी समझ में आया हो बड़ी अच्छी बात है। यदि किसी तरह का कोई शंका हो तो वैसी स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें। आप अपने संदेह को, अपनी शंका को, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जो भी दिक्कत है उसे आप जरूर लिखें, ताकि भविष्य में मैं आपको आपके इन शंकाओं का समाधान कर सकूं, या हमसे आप टेलीफोनिक व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चूंकि अफसोस यही है कि सरकार और यूनिवर्सिटी द्वारा व्यवस्था की गई है ऑनलाइन क्लासेस की, लेकिन खास करके स्पेशली वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी विद्यार्थी इसको देख सकता है, हमारे लेक्चर को सुन सकता है, लेकिन स्पेशली मुझे अपने विद्यार्थियों से यह शिकायत है कि आप लोग आज तक नहीं जुड़े, ताकि हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अब यह ध्यान देना है कि अब आज की यह मांग है और आज यह एक तरह से मैंडेटरी हो गया है कि आपको ऑनलाइन क्लास करना होगा। सिर्फ ट्रेडिशनल क्लास के सहारे रहने पर बहुत तरह की छुट्टियां, बहुत तरह की बाधाएं, कभी चुनाव आ जाता है तो बंद हो जाता है महाविद्यालय, कभी कोई अन्य कुछ कार्य हो गया, कभी माने विशेष परिस्थितियां आ गई, तो अभी की विशेष परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं, और यह स्थिति इतनी जल्दी सुधारने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में खास करके मैं अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप हमसे जुड़ें और हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।